देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BEBAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन, ठीक है? अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग इसका जून 2023 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। ये जून 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था। अगर मैं बात करूँ, आपका जो एग्जाम होगा ना वो 50 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा भाई मेरे? 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 18 नंबर क्या रहेंगे आपके पासिंग मार्क रहने वाला। और ये पेपर मात्र 2 घंटे का रहेगा। कितने घंटे का है? मात्र 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है? दूसरी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें देखिएगा ये पूरा एग्जाम आपका ओएमआर सीट पर होगा। किस पर होगा? ओएमआर सीट पर होगा। और पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चलेगा। किस में आएगा? पूरा एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है? इस हिसाब से पूरा रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन है, अगर गलत होगा उस पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? क्या होगा? कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। और 18 नंबर आपका क्या रहेगा, यानी 18 मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क रखा गया। कितना रखा गया है? 18 मार्क्स आपका पासिंग मार्क रहेगा। अरे जून 2023 में इस प्रकार से प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? तो चलिएगा हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की अगर बात हो, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। क्या होता है? क्वेश्चन पेपर जो है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। पहला जो क्वेश्चन पेपर शुरू में क्या है, इंग्लिश मीडियम में लिखा है। देखो 6 क्वेश्चन अगर आप देखें इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं, सेम वही 6 क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है। तो अगर आपका हिंदी वाला है तो हिंदी वाला खोल के देख लीजिए। अगर आपका इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाला ओपन कर लो। मैं हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन आप इंग्लिश वाला ही ओपन कर दे रहना, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें आंसर जो है आपको इसी के अकॉर्डिंग बता दूंगा। आपका जो मीडियम है आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग ही उसको ओपन कीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या देखेगा, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? क्या पूछ रहा है? उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो अगर हम लोग इसमें बात करें, जैसे मॉरिस है, स्वामीनाथन है, ब्रुटलैंड है, आर के पचौरी है, तो इसमें 1 2 3 4 चारों में से कौन सा सही होगा? अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी सी आपका का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ये बिल्कुल आपका राइट आंसर तीसरा। और देखो एग्जाम में जैसे मान लो एग्जाम में जैसे दिया रहेगा ए बी सी और डी ऐसे लिखा रहेगा, तो भैया इसके सामने ऐसे गोला है, इसके सामने ऐसे गोला है, इसके सामने ऐसे गोला रहेगा, इसके सामने ऐसे गोला रहेगा। तो जैसे भैया हमने हमारा पहला क्वेश्चन था, हमारा पहला क्वेश्चन का सी, चाहे वो 1 2 3 4 कर लो, ये भी मान सकते हो, ठीक है? जैसे पहला हमारा यानी हमारा तीसरा सही है, तो हमारा सी हो गया ना, तो सी को ऐसे गोले भरने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे पूरा काला करना पड़ेगा, उसको पूरे गोले को पूरा भरना पड़ेगा। इस हिसाब से ओएमआर सीट पर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण का एग्जाम्पल नहीं है? नहीं पूछ रहा है। जैसे पहला क्या, फलों के बाग, दूसरा है खेत और फसल क्षेत्र, ठीक है, तीसरा है बांध और चौथा है कृत्रिम झील। तो इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है? तो अगर हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है पहला हो जाएगा। क्या है इसका पहला? ठीक है, फलों के बाग क्या है इसका राइट आंसर, यानी दूसरे का पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? दूसरे का जो पहला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, तीसरा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकता है। देखिए क्या है, 1992 में यानी 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है? यूएनएफसीईडी जो है, यानी 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो 1992 में कहाँ पर? जैसे जोहानिसबर्ग, रियो डी जनेरियो, स्टॉकहोम और पेरिस, इन चारों में से कहाँ पर हुआ है? तो अगर हम लोग बात करें रियो यानी 1992 में, अगर आप बात करें 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन है वह रियो डी जनेरियो में हुआ है। 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ है। जोहानिसबर्ग में 2002 में हुआ है। क्या है? जोहानिसबर्ग में 2002 में हुआ। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सेकंड जो रहेगा राइट आंसर है। रियो डी जनेरियो कहां पर भैया? ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील में है, ठीक है? अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है? पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको सही बताना। जैसे पहला क्या है, सभी परितंत्रों की
सुस्पष्ट सीमाएं होती हैं। दूसरा क्या है, परितंत्र अपना निर्वाह स्वयं कर लेते हैं क्योंकि ये बाहरी प्रभाव के लिए उचित रूप से रोधी होते हैं। तीसरा क्या है, ऐसा पारितंत्र जिसमें स्वपोषी और परपोषी हो लेकिन अपघटक नहीं हो तो वह स्व होगा। चौथा क्या है, परितंत्र अमाप और जटिल और अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? अगर हम सही कथन की बात करें तो इसमें जो चौथा है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? 4। परितंत्र अमाप और जटिल और अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। तो चौथे का डी जो रहेगा, चौथा जो है बिल्कुल हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहार श्रृंखला में शकभक्षी प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन क्या है? जो आहार श्रृंखला यानी जो फूड चेन है, उसमें जो शकभक्षी हैं, वह क्या प्रदर्शित करते हैं? तो पोषी स्तर सेकंड को करते हैं जी। ठीक है? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पोषी स्तर सेकंड। ये दूसरा यानी पांचवें का दूसरा हमारा राइट आंसर है। ठीक है? अगला देखिएगा, इस टाइप ये क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है? पृथ्वी की सतह पर सल्फर का बड़ा रिजर्व भंडार है। भैया पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा रिजर्व भंडार है। ये कई बार रिपीट हुआ है। 6 साल जब लगातार हम लोग 6 साल का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो वहां पर देखोगे ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट करेगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? मृदा और अवसाद। ये बहुत बार क्वेश्चन इसको पूछा गया है। ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? मृदा और अवसाद। क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर है। ठीक है? पांच छठे का पहला हो जाएगा। अरे काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाओ। ठीक है? याद रखना, ये आता बहुत है। ठीक है? चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक समुदाय कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक समुदाय कहा जाता है? जैसे प्राथमिक समुदाय पता किसको कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है जी। किसको? इसमें जैसे घास है, झाड़ी है, ठीक है? लाइकेन, लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक समुदाय में गिना जाता है इनमें से। खास तौर से लाइकेन क्या एक गलत हो रही है, लगा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इसका यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यानी क्या होगा? सेकंड लाइकेन हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है? ये लाइकेन ये हो जाएगा, ये आंसर बने, यानी सातवें का हमारा दूसरा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है? चलिए अगला देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन क्या है? मरुस्थल पारितंत्र में प्रमुख भरभक्षी पक्षी होते हैं। ये खास तौर से मरुस्थल पारितंत्र जब मैंने पढ़ा था छठा चैप्टर ना, मरुस्थल परितंत्र, क्योंकि जैव विविधता को लेकर के आपकी बुक में 2 चैप्टर है, छठा और आठवां, और उन्हीं छठे और आठवां में से चैप्टर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? तो इसका आंसर पता क्या होगा? मरुस्थल परितंत्र में भरभक्षी पक्षी होते हैं, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका जो बनेगा वो चौथा है। आठवें का चौथा क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है? ये हो जाएगा। ठीक है? और छठा और सातवां चैप्टर है, सॉरी छठा और आठवां चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जो इकोसिस्टम को लेकर के पूरा चैप्टर ही आपकी बुक में, उसको पढ़कर जाना बहुत है। देखो नौवां क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में खूब आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट मारता है ये लोग। ठीक है? क्वेश्चन क्या देखिएगा, एक जलीय पारितंत्र में ऐसा असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है भैया पटलक। क्या बोला जाता है जी? उसको पटलक कहा जाता है। कह रहा कि ऐसा जलीय यानी जो जलीय पारितंत्र होता है, उसमें ऐसा जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर होता है, यानी ऊपर जो रहता है, वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता भाई मेरे पटलक कहलाता है। क्या कहलाता जी? पटलक। यानी इसका यानी नौवें का पहला क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? महासागर में खाली स्थान मंडल जोल उथला होता है, यह उच्च उत्पादकता वाली स्पीशीज समृद्ध होती है। ये क्वेश्चन अभी कल मैंने क्लास करवाई थी, जब दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर करवा रहा था, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या? बेलांजलि। बिल्कुल राइट आंसर बेलांचली। ठीक है? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था। ठीक है? देखो इग्नू में क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी मारता है। ठीक है? ऐसा अभी मारता, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं या टॉपिक रिपीट होते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला देखिएगा हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से वन में सबसे विविधतापूर्ण समुदाय होते हैं? यानी ऐसा कौन सा वन है जो सबसे ज्यादा विविध समुदाय होते हैं? पांचवें चैप्टर है पूरा वन संसाधन को लेकर के, चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने कई बार बोला इस टाइप पांचवें चैप्टर से क्वेश्चन हर साल आना है। ठीक है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा भैया? सबसे ज्यादा विविध समुदाय कहां पर होते हैं? इसका राइट आंसर बनेगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में। क्या होगा? 11वें का आंसर क्या बनेगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में कह सकते हो कि सब, यानी
सबसे ज्यादा विविधता जो वनों में कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में ही मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, 12वां क्वेश्चन क्या है, पौधों से वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। यहाँ पर हम वो लगा लिया करो, क्या बोलते हैं, स्टार स्टार जो कहते हो आप सब लोग, वो लगा लेना। ठीक है, ये पौधे से वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। भैया पौधों से वाष्प वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, पता है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक बुक में देखो, कभी वाष्पोत्सर्जन को लेकर के, कभी संघनन को लेकर के, ऊर्ध्वापतन को लेकर के क्वेश्चन हर साल आता है। इसीलिए तो मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल स्टडी में अगर आपने टॉपिक कवर कर लिए तो एग्जाम पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चाहे कितना मुश्किल एग्जाम आता हो, एग्जाम पास करना इजी हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगला देखिएगा, 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूखे का एक आर्थिक प्रभाव है। भैया सूखे का आर्थिक प्रभाव क्या है पता है, निम्नलिखित में से सूखे का एक आर्थिक प्रभाव कौन सा, जैसे क्या दे रखा है, जैसे जल उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद होगा, फसल की हानि होगी, मृदा अपरदन होगा और खाद्य पदार्थों में कमी हो जाएगी। तो सूखे का आर्थिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या भैया, फसल की, अरे सूखा पड़ जाएगा तो क्या नुकसान होगा, सूखा पड़ने से क्या भैया, फसल की हानि होगी, आर्थिक यानी फाइनेंशियली एक प्रकार से डैमेज करेगा ना। जो फसल वसलें हैं, फसलें वसलें क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी ना सूखे में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सूखे का आर्थिक प्रभाव इनमें से कौन है, फसल की हानि है। क्या है जी, फसल की हानि हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सूखे का आर्थिक प्रभाव, सूखे का सामाजिक प्रभाव और सूखे का पर्यावरणीय प्रभाव, ये बुक में आपको दे रखा है, मार्किंग कर लो। मैं मार्किंग जब लगवाऊंगा किताब में ना, तो उसको करके जाना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे 13वां क्वेश्चन इस टाइप के, वहां से क्वेश्चन हर उस टॉपिक में से हर साल आता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14वां क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी और मध्य भारत में दक्कन और मालवा के पठारों में पाई जाने वाली मृदा कहलाती है। भैया दक्कन में और मालवा के पठारों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अभी जैसे इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया पश्चिमी और मध्य भारत में जो मालवा है, जो मालवा मध्य प्रदेश का इलाका को बोलते हैं, दक्कन यानी दक्षिण के इलाके को बोलते हैं। दक्कन का इलाका कह सकते हो कि जो हमारे देश में जो कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, और कह सकते हैं जो पूरा तेलंगाना का जो रीजन है, यही दक्कन का इलाका है। ठीक है, मालवा मालवा कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ इलाके को मालवा रीजन बोला जाता है। ठीक है, पश्चिमी, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। भैया इस जगह पर सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती जी, काली मिट्टी, जिसमें कपास वपास बहुत होता है। कल एक क्वेश्चन करवाया था ना, कपास की खेती किसमें सबसे बढ़िया होती है, तो बताया था ना काली मिट्टी। तो भैया दक्कन और मालवा के पठारों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भैया काली मृदा, काली मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिएगा, 15वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का कारण है। भैया ऐसा कौन सा रीजन जिससे भूमि भूमि निम्नीकरण नहीं होता है, जैसे वनोरूपण, अति चराई, जल जल भार का विकास। ठीक है, इसमें क्या है, नहीं होता है, इसने नहीं पूछा है। तो इसमें नहीं में आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो इसमें अगर हम लोग बात करें, जल देखो देखो भूमि निम्नीकरण वन रूपण से होता है, वनों को काटा जाएगा, भाई भूमि निम्नीकरण होगा। तो अति चराई से भूमि निम्नीकरण होगा, कृषि कुप्रबंध से भूमि निम्नीकरण। सिर्फ यही जल भार का विकास जो, इसी से भूमि निम्नीकरण नहीं होता है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, 15वें का तीसरा हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है, और जो गलत है वही बताना है। ठीक है, और वही सब यानी जो 5वां चैप्टर वन संवर्धन, उसी चैप्टर में से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। अब देखो क्या बोल रखा है, ये पृथ्वी की भू सतह में 7% से कम भाग में फैले हैं। किताब में 6 लिख रखा है, इसलिए 7, इसलिए ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बाकी सारी जो चीजें ना, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में होती हैं, इसलिए 16वें का हमारा जो पहला है, बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर बनेगा। 16वें का जो पहला है राइट आंसर। देखो कई बार होता, इसलिए मैं बार बार टॉपिक अगर करके जाओगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए क्या है, यह आकलन किया गया है कि भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना परसेंट वन आच्छादन रखने की आवश्यकता है। तो भैया हमारे देश में
भूमि पर, जमीन पर कितना परसेंट जंगल होना चाहिए? तो बताएगा भैया मेरे 33% होना चाहिए। एक बुक में है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है, प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, 6 बार पेपर हुआ, 6 बार में से कम 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला देखिएगा, एनटीएफ, ठीक है, एनटीएफपी का पूरा नाम क्या है? क्या है? एनटीएफपी का पूरा नाम बताओ। इसका पूरा नाम है भाई, गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद। क्या है? गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद हो गया, यानी दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 18वें का दूसरा। ठीक है, 18वें का क्या होगा भैया? दूसरा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा गया? अभी मैं जैव विविधता वाला चैप्टर, छठा चैप्टर अभी करवा रहा था, 2 दिन पहले करवाया था। वहां पर मैंने बताया था, अब तुम लोगों को याद भी नहीं होगा। ठीक है, अनुवांशिक विविधता को बोला जाता है, लेकिन तुम लोगों को पता ही नहीं था। बताया था मैंने, बोला भी था उस समय, बोला भी था कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुवांशिक विविधता को कहा जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीजें मैं बताता हूँ याद रखो, आसानी रहेगी आपको। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है? देखो क्वेश्चन फिर आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कल मैंने करवाया था। अगर आज आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। ठीक है जी, जाकर के कोई और काम कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के क्षेत्र फल को सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? मैंने बताया था ना, दक्षिणी प्रायद्वीप। ठीक है, क्या बता था? डेक्कन प्रायद्वीप, दक्षिणी प्रायद्वीप वही है। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या बनेगा? जैसे ऑप्शन में क्या, हिमालय, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, तटीय क्षेत्र, कौन सा है? सबसे बड़ा इलाका कौन सा था? उस दिन बुक में भी मैंने बताया था, कल भी मैंने पढ़ाया था। आज भी अगर कोई नहीं बता पा रहा है तो भाई उसके लिए समस्या है। ठीक है, उसके लिए पढ़ाई नहीं बनी है। ठीक है, जाकर के कोई दूसरा काम करे। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप होते हैं, क्या होते हैं? भैया भारत के में लगभग तो 2/3 स्थानिक पादप कहाँ पर होते हैं? भारतीय मरुस्थलों में, हिमालय में, द्वीपों में, पश्चिमी घाटों में, कहाँ पर होते हैं? 2/3 जो पादप होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अगर हम लोग 2/3 पादपों की बात करें, पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। कहाँ पर भैया? पश्चिमी घाट हमारा क्या हो जाएगा? चौथा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? चौथा हमारा राइट आंसर। यानी 2/3 ज्यादा स्थानिक पादप कहाँ पर मिलते हैं? वो पश्चिमी घाटों में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है? भारत एक बहुविविधता वाला देश है, इसके संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यानी क्या भैया, क्या सत्य, कौन सा बात गलत बताई गई? भैया भारत में 10 भौगोलिक जैव भौगोलिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। भारत में उत्कृष्ट पौधों के उद्भव के 12 केंद्र है, सही बात है। ठीक है, विश्व में 34 हॉटस्पॉट है, सही बात है। लेकिन भारत में हॉटस्पॉट के 6 यानी भारत में 4 हैं, तो गलत है। यही हमारा राइट आंसर बनेगा। तीसरा देखो, जब बोलता है इसमें से कौन सी बात सत्य नहीं है, तो इसमें कौन सी बात गलत है? तो गलत बात देखो, अगर मैं बात करूं, देखो पूरी दुनिया में जैव विविधता के 30 यानी 34 यानी 34 हॉटस्पॉट हैं, लेकिन इंडिया में कितने? इंडिया में 4 है, भारत में 4 हैं, लेकिन इसमें बोलता है, तीसरी लाइन बोलता है कि 6 हैं। तो 6 होने से क्या है, गलत बात होगी ना, इसलिए हमें गलत बताना है, तो गलत यही होगा। तीसरा क्या इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से 23वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली तरंगी और ज्वारीय परियोजना कहां पर लगी है? एक इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, एग्जाम में खूब आता है। क्या पूछा गया है कि भारत में पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित की गई है? तो भैया पहली जो परियोजना लगी है वो कहां पर लगी है? वो लगी है केरल की, केरल में लगी है। ठीक है, केरल में लगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 24वां क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्रोतों से भारत में सार्वजनिक बिजली, भैया सबसे ज्यादा बिजली कहां से प्राप्त की जाती? कल भी क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है इग्नू के पेपर में। कल ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है, याद नहीं होगा तुम सबको, मुझे पता है। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोतों से भारत में सार्वजनिक बिजली प्राप्त की जाती? कैसे? ये सबसे ज्यादा बिजली कहाँ से किससे प्राप्त की जाती है? कोयले से होती है जी। सबसे ज्यादा इंडिया में जो बिजली कहाँ से मिलती है? कोयला। कोयला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ग्रामीण भारत में ऊर्जा
निम्नलिखित में से किस स्रोतों से अधिकतम प्राप्त की जाती है? भैया हमारे जो गाँव है, गाँव देहात में सबसे ज़्यादा ऊर्जा यानी एनर्जी किससे प्राप्त की जाती है? तो भाई जो गाँव देहात हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? बायोगैस से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है जी? बायोगैस, ठीक है? बायोगैस से प्राप्त की जाती है। कहाँ पर जी? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऊर्जा है, वह बायोगैस से ही क्या होती है? प्राप्त की जाती है, अगर हम लोग बात करें। चलिएगा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो नेक्स्ट इसमें दे रखा। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तरों पर सभी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया गया, वो क्या कहलाती है? ठीक हो, देखो वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तरों पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जाता है, क्या कहलाती है? भैया वो कहलाती है जैव भौतिक धारण क्षमता। क्या कहलाती है जी? वो कहलाती है जैव भौतिक धारण क्षमता। या क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? तीसरा, 26वें का जो तीसरा रहेगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा। अगला देखिएगा 27वां क्वेश्चन में, इसमें स्टार मार्किंग कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और ये काफी बार रिपीट हो सकता है और चैप्टर नंबर 8 में से पूछा गया, ठीक है? चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति के चयनात्मक विनाश का उदाहरण है? एक क्वेश्चन भी शायद मैंने कल करवाया था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैंने शायद बोला भी था निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जैसे यात्री कबूतर, बड़ा भारतीय गैंडा, ठीक है, या सीगल या सलमन, ठीक है, क्या है इसमें? अगर हम बात करें यात्री कबूतर होगा, दे भी रखा है प्रजातियों की चयनात्मक विनाश का उदाहरण क्या है? यात्री कबूतर, यानी 27वें का हमारा क्या हो जाएगा? पहला जो है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कल मैंने शायद इसको बताया भी था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति है? भैया कौन सी जो है भारत के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में कौन सी सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजाति पाई जाती है? तो पाई जाती है मैसीक्यूट। क्या पाई जाती है? जैसे गोल्डन एप्पल स्नेल है, कांग्रेस घास है, इसको बुक में कांग्रेस खरपतवार भी बोलते हैं, ठीक है, मैसीक्यूट या जलकुंभी। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा ना, वो राइट आंसर इसका रहेगा मैसीक्यूट। एक प्रकार की आक्रामक प्रजाति है, ठीक है, कैसी प्रजाति है जी? आक्रामक प्रजाति हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, मैसीक्यूट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का बाह्य स्थल संरक्षण नहीं है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का बाह्य स्थल संरक्षण नहीं है? तो भाई नहीं पूछा है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभ्यारण्य है, वो क्या है? जैव विविधता संरक्षण क्या नहीं है, ठीक है। इस टाइप देखो, या तो कभी बाह्य स्थल या स्वास्थानीय बाह्य स्थल आंतरिक, इस प्रकार से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही देखो, टॉपिक इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई मेरे कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना, कैसे मिलान करेंगे, ठीक है जी। अब मिलान कैसे करोगे? अब भाई जैसे मान लो कि भाई कौन सा इलाका कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि भरतपुर राजस्थान में है, क्या है? भरतपुर कहाँ है भैया? राजस्थान में। ये तो जैसे मान लो आपको पता हो, या नॉर्मली आपको पता होना चाहिए ना कहाँ कौन कहाँ पर है, कहाँ पर है आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें सुंदरवन कहाँ है, भाई सुंदरवन की अगर हम लोग बात करें तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है जी? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। हरिके कहाँ है? हरिके आपको पता है? अगर हम जैसे हम बात करें, अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लो, तो आपको पता होगा तभी तो आप निशान लगा पाओगे, नहीं तो आप मार्किंग ही नहीं कर पाएंगे। चिल्का क्या है? जैसे चिल्का दे रखा है, तो अलग अलग ना, हरिके कहाँ है, चिल्का कहाँ है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा? मार्किंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मार्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हरिके पंजाब में पड़ेगा और चिल्का उड़ीसा में है, ठीक है। क्या है? हरिके पंजाब और चिल्का उड़े, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यानी ए का तीसरा, ठीक है, ठीक है, ए का तीसरा, बी का पहला, ठीक है, सी का चौथा और डी का दूसरा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे भैया, ए का तीसरा हो गया, यानी सुंदरवन पश्चिम बंगाल चला गया, ए का तीसरा है। बी का बी का पहला, ये बी का पहला हो गया, ठीक है। सी का यानी चिल्का उड़ीसा, यानी सी का चौथा, सी का चौथा हो गया। डी का दूसरा, डी का दूसरा। इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा, राइट आंसर हमारा तीसरा बनेगा जी। क्या बनेगा? इस प्रकार से जब मिलान करने वाला क्वेश्चन आता है ना, ऐसे केस करते हैं, ठीक है। यानी इसमें तीसरा जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? मिलान करते हैं। देखो इस टाइप का अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आपको दो दो आते हैं, दो कम से कम आएंगे, तो आप लोग
एक आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा करके आप क्या है पेपर को कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको पता भी नहीं है तो आप फिर आपको अगर चारों नहीं पता, 2 भी पता है, तो आराम से किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा प्रदूषण का अनिश्चित स्रोत है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा प्रदूषण का क्या है भैया? अनिश्चित स्रोत है। तो इस टाइप का देखिए, जल, मल, सीवेज उपचार संयंत्र, चिमनियों से बाहर आने वाली गैस, ठीक है? टनल होने वाला प्रदूषण विसर्जन या कृषि वाह जल। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर होगा ये बनेगा चौथा बनेगा, ठीक है? कृषि वाह जल होगा, ठीक है? इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 32वां हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? तो इसका जो आंसर बनेगा अगर हम लोग बात करें जैसे इसमें देखा है पौधों के परागण और वाष्पनशील कार्बनिक यौगिक, दूसरा क्या है ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कुहासा स्मोग और चौथा क्या है वनों की आग से निकलने वाली कणिकाएं और कण। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बन जाएगा यानी बन जाएगा तीसरा, ठीक है? कुहासा बन जाएगा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है? चलिए अगला देखिए 33 टीडीएस का पूरा नाम क्या है? क्या है? टीडीएस का इसने पूछा था इसका पूरा नाम यानी इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो टीडीएस का जो नाम है, इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, इसका दूसरा बन जाएगा, ठीक है? क्या बन जाएगा? इसका दूसरा, ठीक है? ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जो 34वां आ रहा है। डेसिबल यानी एबी मापन करता है, डेसिबल किसको मापता है, ठीक है? भैया जो डेसिबल होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है? इसलिए इसको स्टार मार्किंग कर लो यहाँ पर, क्या कर लो जी? यहाँ पर स्टार मार्किंग लगाइए, ठीक है? तो डेसिबल किसको मापता है? अगर हम लोग डेसिबल की बात करें तो डेसिबल जो है ध्वनि के तारतों और दाब को मापता है, किसको मापता है जी? डेसिबल जो होता है ध्वनि का जो तारतव है और दाब है, इसी को मापने का क्या करता है? काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सी संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा संकटदायी जो अपशिष्ट होता है उसकी विशेषता नहीं होती है, जो संकटदायी उसकी विशेषता क्यों नहीं है? जैसे ये खास तौर मैंने बताया था ना जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस दिन, संकटदायी अपशिष्ट एक 10वां चैप्टर पढ़ाया था एक दिन ना, तो उसमें मैंने बताया था ना, संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता ज्वलनशीलता है, रेडियोधर्मिता है, ये चौथा भी है, तीक्ष्ण गंध ही नहीं होती है। यही नहीं बताना है, तो आपका पहला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? संकटदायी जो अपशिष्ट होता है उसका भौतिक उपचार क्या है? इसमें अनुपन, ठीक है? अनुपन है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 10वां चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है? क्या अनुपन क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 36वें का। अगला चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाओ क्या है? जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्टों के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है, तो सामान्यतः निम्नलिखित में कौन सी? भैया कह रहे हैं कि अगर किसी शहर में जो कूड़ा-करकट है, जो वेस्ट मटेरियल है, अगर शहर में कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं है, तो वहाँ पर कूड़ा-करकट के लिए उसको निपटान के लिए यानी उसको हटाने के लिए कौन-सी विधि यूज़ की जाती है? भाई जब किसी उद्योग या शहरी क्षेत्र में अपशिष्ट निस्तारण के लिए खाली स्थान नहीं होता है, तो कौन-सी विधि का प्रयोग किया जाता है? भैया वहाँ पर सिर्फ़ एक विधि यूज़ में आती है, उसका नाम है भस्मीकरण। यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको यानी जो वेस्ट है, ठीक है? जो कूड़ा-करकट है उसको क्या जला दिया जाता है, भस्मीकरण किया जाता है। अरे जगह नहीं तो जला देते लोग ना, तो इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारा 37वें का राइट आंसर क्या बनेगा? भस्मीकरण, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप के मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी पढ़ा रखे हैं, देखो। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल की स्थापना की गई है, इसमें भी स्टार मार्किंग करो जी, ठीक है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल, ठीक है? इसकी स्थापना कब की गई है? इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया, तो इसका रहेगा 1988 यानी 1988 में की गई थी। कब की गई थी जी? ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? ओज़ोन परत परत की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। एक क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। क्या बोला हूँ? इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था। तो ओज़ोन परत कहाँ पर पाई जाती है? उस टाइप का कल क्वेश्चन था। आज है कि ओज़ोन की अधिकतम सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पर ओज़ोन पाई जाती है? तो कल भी मैंने आपको आंसर बताया था कि भैया ओज़ोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इस हिसाब से हमारा जो दूसरा होगा, इसका जो सेकंड होगा, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बनेगा समताप मंडल, ठीक है?
ओजोन परत की सबसे ज्यादा ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और 15 से 50 किलोमीटर की दूरी के बीच में पाई जाती है। समताप मंडल में 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 40 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? ठीक है भैया, ऐसा उसका पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाना, ठीक है। फसलों और वनों का विनाशकारी प्रभाव, हृदय और फेफड़ों संबंधी श्वसन समस्याएं, जलीय पौधों और जंतुओं का प्रभाव। अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है? पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाना, यही क्या है? अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है, ठीक है। क्या है? तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 40वां का पहला क्या होगा? 40वां का पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैंने बताया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में कहां पर हुआ है? क्या पूछा गया है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में कहा हुआ था? तो भैया 2002 में कहां पर हुआ था? जोहानिसबर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था? जोहानिसबर्ग में हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बीच में भी स्टार स्टार मार्किंग कर लो, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की एक क्षेत्रीय शाखा है? कल तो मुख्य शाखा पूछ लिया था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कल पूछा था ना हम लोगों ने, नई दिल्ली बताया था ना। तो भैया इनमें से, इन चारों में से राष्ट्रीय हरित अधिकरण की क्षेत्रीय शाखा कहाँ पर है? तो भैया क्षेत्रीय शाखा है भोपाल में, ठीक है। नई दिल्ली में तो इसकी मुख्य शाखा है, ठीक है। लेकिन एक क्षेत्रीय शाखा कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टार मार्किंग करो, ठीक है। और इसमें भी स्टार मार्किंग कर लेना। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछते जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ टॉपिक बार बार इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे, उसका सुधार करे और तथा देश में वनों और वन्य जीव की सुरक्षा प्रदान करे? तो खास तौर से आर्टिकल 28 में इसमें कहा गया जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि भाई राज्य को ये कहा गया है कि उसका ये प्रयास होगा कि वो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को बचाए, पर्यावरण में सुधार करे। और जो राज्य सरकार, जो सरकार है, जो स्टेट है हमारा, वह देश में वनों का संरक्षण करेगी और जंगल वन्य जीव यानी जंगल में रहने वाले जीव जीव जंतु है, उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। इस प्रकार की बातें कहाँ पर की गई हैं? अनुच्छेद 48 ए में बोला गया है। कहाँ पर बोला गया है? अनुच्छेद 48 ए में बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 44 क्या है? 10,000 ईस्वी से लेकर के लगभग 1800 ईसा पूर्व के बीच में जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने जब करवा रहा था, मैंने बताया था, जनसंख्या वाला एक टॉपिक था, शायद 12वां 11वां चैप्टर होगा, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो वहां पर जब जाओगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा भैया। 10,000 से लेकर के यानी दसवीं शताब्दी यानी 10वीं शताब्दी से लेकर के 1800 ईसा पूर्व की बात करें, ठीक है। तो भाई जनसंख्या अगर बढ़े तो उसका कारण क्या था? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसका रीजन है कि भाई कृषि में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। भाई एक बात हो, अगर खेती की चीजें बढ़ेंगी तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। देखो, जब मानव जंगलों में रहा तो भाई जंगल में शिकार करता था, शिकार करके अपना भरण पोषण करता था, अपना जीवन यापन करता था, ठीक है, होता था। लेकिन जैसे जैसे खेती आई, जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आया, तो उसने क्या किया, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसने भाई जैसे खेती आई उसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि खाने पीने की जो चीजें थी, खाने पीने की जो संसाधन थे वो बढ़े। समझ रहे हो? पहले आदमी जंगल में रहता था, जंगल में जानवरों को शिकार करता था, कंदमूल थे उसी को खा करके पूरा जीवन यापन होता था। लेकिन जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, पशुपालन बढ़ा, तो धीरे धीरे जो जनसंख्या थी बढ़ी, क्योंकि खाने पीने की जो चीजें थी बढ़ने से यानी कृषि बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने बच्चे ज्यादा पैदा करने शुरू कर दिए, ठीक है। इसको कह सकते हैं, यानी 44वां का क्या रहेगा हमारा? पहला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रोग को आनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है? भैया इनमें से ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे आनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, खास तौर से जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हूँ, चैप्टरों को जाकर के जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसमें इसका जो रहेगा राइट आंसर तीसरा बन जाएगा, ठीक है। तीसरा है, क्या है? तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है।
अब देखो फिर मिलान करना आ गया, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, फिर मिलाना है, ठीक है? इसका मिलान हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका मिलान कैसे करोगे? जैसे वायुमंडलीय क्या होती है भाई? वायुमंडलीय एक प्रकार से क्या होता है? पीड़क जीव आक्रमण है, ठीक है? दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, इसका जैविक क्या है? जैविक प्रकार भूस्खलन होता है या लैंडस्लाइड होता है, ठीक है? इसका हो जाएगा। भौगोलिक क्या होता है? भौगोलिक लू होती है एक प्रकार से अगर देखें भौगोलिक, और जलीय क्या होती है? बाढ़ होती है। इस हिसाब से यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। इस हिसाब से अगर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का, डी का, यानी हमारा जो पहला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यानी 46वें का ये राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ऊपर-नीचे नहीं, इन्होंने बिल्कुल सामने-सामने बता दिया था। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है? पेपर सेट करने वाले अगर कोई टीचर होता वैसे कर देता। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। को साइलेंट वैली शांत घाटी किस नदी पर है भाई? जो साइलेंट वैली है, ये जो शांत घाटी है, किस नदी पर है? जिसको लेकर के साइलेंट वैली आंदोलन या आंदोलन हुआ है, तो इस कौन-सी नदी पर है? ये भैया कुंती नदी उसको बोलते हैं, उसी नदी पर है, ठीक है? जो साइलेंट वैली है, जो शांत घाटी, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। क्या है? ये कई बार एग्ज़ाम में आया भी, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 48वां क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरणीय नीति शास्त्र के नए नियमों को बनाने के लिए एक कारक नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरणीय नीति शास्त्र के नए नियमों को बनाने के लिए एक कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अगर हम लोग इसकी क्वेश्चन की बात करें, तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति, ठीक है? 48वें का दूसरा जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है? 48वें का दूसरा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। देखो एग्ज़ाम में जो होते हैं ना क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं और क्वेश्चन से ज़्यादा टॉपिक रिपीट होते हैं। इसलिए मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि टॉपिक पर ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि टॉपिक अगर हमें क्लियर रहेगा, तो उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें हमें करने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 49वां क्या देखिएगा, निबंध द लैंड एथिक्स यानी भूमि का नीति शास्त्र किसने लिखा है? निबंध क्या है? एक किताब है। द लैंड एथिक्स यानी भूमि का नीति शास्त्र, इस किताब को किस व्यक्ति ने लिख रखा है? ठीक है? इसको एल्डो ने लिख रखा है, एल्डो है लिपा एल्डो, ठीक है? इसने लिख रखा है ये अगर आप देखेंगे इसका हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? 49वें का पहला राइट आंसर है, ठीक है? क्या बनेगा? ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? क्या होगा इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, ठीक है? ये यानी यानी 49वें का पहला हमारा का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? 49 का जो फर्स्ट होगा ये राइट आंसर बनेगा। और 50वां क्वेश्चन देखिए, 50वां और आखिरी हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? क्या बोला? निम्नलिखित में से इनमें से कौन-सा जो कथन है वो क्या है? असत्य यानी गलत है। तो इसमें कौन-सा कथन गलत है? अगर हम कथनों की बात ये बुक में दे रखा है, मैं आपको टॉपिक लगवा दूँगा, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है, इवांस को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें कौन-सा गलत है? तो अगर मैं गलत की बात करूँ तो इसमें तीसरा ही गलत है, ठीक है? पर्यावरण अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे विषय सम्मिलित नहीं है। भाई इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर विषय सम्मिलित हैं, ठीक है? इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सम्मिलित है, ठीक है? पर्यावरण इंजीनियरिंग भी सम्मिलित है। तो यही क्या इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर यानी गलत बताना है। बाकी बाकी तीनों तो सही हैं। यही हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? तो इसका जो 50वें का तीसरा बन जाएगा, ठीक है? एक टॉपिक है म खास करके ये लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में से ये हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? जहाँ से 50वां क्वेश्चन, 48वां आएगा, 50वां क्वेश्चन आता रहता है। तो इसलिए इसको इस टॉपिक को पढ़ कर जाना ज़रूरी है। इसलिए मैं इस बात को हमेशा बार-बार बोलता हूँ कि टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई-कोई क्वेश्चन कभी-कभी बार-बार रिपीट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग टॉपिक पर ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। इस बात को मेरी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो खास तौर से जून 2023 के मैंने प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। बुक में से भी जाकर के आप बिल्कुल बाकायदा मैच कर सकते हैं। ये सारे मैंने आपको सही बताए। इसी प्रकार से मैंने अगर बताऊँ तो मैंने दिसंबर 2023 का भी करवा रखा है। आप लोग चैनल पर जाकर के उसका वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ कर के क्या है, जाना ज़रूरी है। अगर आप लोग इसमें से और टॉपिक टॉपिक याद कर लिए, टॉपिक करके चले जाइए, आपका आराम से हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए ओपन होने दीजिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है?
थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है? दिखेगा। अगर मैं चैनल की बात करूँ, ठीक है? आपको क्लास के लिए मान लीजिए आप चैनल पर आते हैं, ठीक है? तो चैनल पर आने के बाद आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना है। कहाँ पर जाना है जी? प्लेलिस्ट में, ठीक है? जैसे आप चैनल पर आ गए, तो सबसे पहले अगर आपको पढ़ना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को, चैनल पर आइए। चैनल पर आने के बाद आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है? कहाँ पर जाना है? प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जैसे आप आ गए, तो आपको यहाँ पर सीधा BEVAE 181 बुक विथ क्लास आपको मिल जाएगा। एक वीडियो मिलेगी, एक प्लेलिस्ट है। BEVAE 181 बुक विथ क्लास। इसको जाकर के आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है? यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। दूसरी बात करिए, दूसरी बात कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारे सोल्व करवाए थे। 5 साल के मैंने एक ही वीडियो में करवा रखा है, तो उसको भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, सिंपल सा यूट्यूब में क्या सर्च करना है, BAVAE 181 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? जैसे आप इसको सर्च करेंगे, तो ये वाला वीडियो जाकर के आपको देखना पड़ेगा। कौन-सा? ये वाला, जिसमें लिखा है ये वाला, ठीक है? अभी 3 महीने पहले अपलोड किया गया, शायद आप जब देखेंगे एग्ज़ाम के टाइम में, शायद अब चाहे 4 मंथ पहले लिख देगा, ठीक है? इसको जाकर के आप ज़रूर देख सकते हैं। 1 घंटा 46 मिनट का वीडियो, कितना? 1 घंटा 46 मिनट वीडियो है। इसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं और ख़ास तौर से मैंने जो प्लेलिस्ट बोली है, उस प्लेलिस्ट की यानी इस वाली प्लेलिस्ट को भी जाकर के आप लोग ज़रूर देख लीजिए। इससे आपको बुक के जो टॉपिक हैं, वह भी आपके सारे बुक के टॉपिक कवर हो जाएँगे, ठीक है? तो जो-जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, उनको पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा। सिर्फ़ 18 नंबर चाहिए, 18 नंबर में पास हैं, ठीक है? सारे मल्टीपल चॉइस में एग्ज़ाम होना है, इसमें वैसे भी कुछ लिखना नहीं होता, मात्र सिर्फ़ गोले-गोले भरने होते हैं, ठीक है? तो 6 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो क्लास है, वो लगातार आपको डेली मिलती रहेगी और ये क्लास आपको लगातार डेली मिलती रहेगी। 6 दिन तो लगातार चलेगी ही चलेगी। आज इसका दूसरा दिन है, अभी 4 दिन है, ये और चलेगी, ठीक है? अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ लेगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, ठीक है? ओके, ठीक है?